नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावी मौसम में डीएनए को लेकर दिए जाने वाले बयानों के कारण कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं और आप सब इन विवादों से परिचित भी हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में डीएनए को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी समेत कांग्रेस विरोधी सारे दलों को करारी मात मिल गई है। दरअसल आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सांगली में थे, जहां कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर नरेंद्र मोदी को की जो माफी है उसको लेकर जो बयान दिया है, जो कुछ कहा है, उससे मोदी फिर घिर गए हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, पहले आइए ये सुन लेते हैं, फिर आपको डीएनए वाला बयान भी सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। पहले माफी पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। तो माफी किससे मांगनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कह रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मतलब यहां साफ साफ कह दिया है कि आपको हर एक प्रदेशवासी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और आखिर में मुसीबत बढ़ती देख नरेंद्र मोदी ने माफी तो मांगी, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे मानो एहसान कर रहे हों। इसीलिए राहुल गांधी ने अब मोदी को माफी पर तो घेरा ही, साथ ही बता भी दिया कि महाराष्ट्र के लोगों के डीएनए में क्या है। आइए जरा आप डीएनए वाले बयान को सुन लेते हैं। क्यों डीएनए की बात यहां हम कर रहे थे, सुनिए जरा। मैंने खारगे जी से आज कहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट है तो अंदर की बात आपको बताता हूं। हम जैसे ही लैंड किए तो मैंने खारगे जी से कहा कि खारगे जी, मैंने एक बात नोटिस की है। तो उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा, मैं आपके साथ कर्नाटक जाता हूं तो आप बहुत खुश हो जाते हो। जैसे ही आप जहाज से उतरते हो चेहरे पे मुस्कान होती है। मगर मैंने एक और बात देखी है, जब आप महाराष्ट्र आते हो तब भी आप बड़े खुश होते हो, आपके चेहरे पे मुस्कान होती है। तो एक सेकंड में उन्होंने जवाब दिया, राहुल, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत गहरी घुसी हुई है, इसलिए जब मैं यहां आता हूं मुझे खुशी होती है। यहां पे विचारधारा कांग्रेस की है, अंबेडकर जी की है, शिवाजी महाराज, फूले जी की है। और इसीलिए मुझे यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे कर्नाटक में जाकर होती है। और यही मेरी फीलिंग है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है। और आप लोगों के डीएनए में
डीएनए में हमारी विचारधारा है। तो डीएनए का जिक्र राहुल गांधी ने इस एक बयान से बीजेपी और उनके साथियों को पटखनी तो दे दी है, आपने देख लिया। अभी तो चुनावों की शुरुआत नहीं हुई है दोस्तों, और बीजेपी महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में अभी तो चुनाव की तैयारी चल रही है, शुरुआत नहीं हुई है, घोषणा नहीं हुई है, और बीजेपी महाराष्ट्र में पहले ही चित्त नजर आ रही है। लेकिन जिन राज्यों में चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, वहां घोषणा हो चुकी है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, वहां भी हालत अब अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के साथ ही क्या हंगामा खड़ा हुआ वो आपने देखा ही है। वहां एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने वहां चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। कल ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, दो सभाओं को उन्होंने वहां संबोधित किया था। अब ऐसा ही हाल हरियाणा में भी देखा जा रहा है, जहां बीजेपी में बगावत थम ही नहीं रही है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई छोड़ने की तैयारी में हैं। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे में क्या कुछ लिखा उन्होंने? इस्तीफे में लिखा कि मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा और सभी अन्य पदों से अपना त्यागपत्र देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जाती है। वहीं सुखविंदर श्योरान ने भी आज इस्तीफा दे दिया है, जो हरियाणा के बवानी खेड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उन्होंने उस वक्त इस्तीफे की घोषणा कर दी जब बुधवार को यानी कल बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो हिसार से ही चुनाव लड़ेंगी और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सावित्री जिंदल बीजेपी की सदस्य नहीं है, लेकिन उनके बेटे तो सांसद हैं, आप जानते हैं। ऐसे में सावित्री, नवीन जिंदल की बात कर रहा हूं, और वो सांसद हैं। ऐसे में सावित्री जिंदल के निर्दलीय लड़ने का मतलब बगावत ही है। इधर सीएम नायब सिंह सैनी को भी करनाल की जगह लाडवा सीट से उतारा गया है। इसके अलावा कम से कम 9 सीटिंग विधायकों की टिकट जो है वो कट गई है। ये सारी घटनाएं बीजेपी की हार की तरफ इशारा कर रही हैं हरियाणा में, जबकि कांग्रेस अपने लिए जीत का मैदान लगभग तैयार कर चुकी है। विनेश फोगाट, आप जानते हैं, नाम सुना है आपने। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब तेज हैं, और जिस तरह से बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है विनेश फोगाट को लेकर और बजरंग पुनिया को लेकर, उससे साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का निशाना सटीक लग रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पक्का हो जाता है तो बीजेपी की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। आज पूरी सुनवाई हो गई और अब फैसला 10 तारीख यानी मंगलवार को आएगा। और ऐसे में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आते हैं तो बीजेपी की हालत और पस्त हो जाएगी। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर्सनली आते वहीं से हैं, यानी हरियाणा से। मतलब साफ है कि चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है और उसके साथ ही अब मैदान छोड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कहां कैसे एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने पलट दिया है पूरा का पूरा चुनावी खेल, और इन सब के बीच बीजेपी में कैसे लग गई है इस्तीफों की झड़ी, और महाराष्ट्र से हरियाणा तक कैसे सियासी संकट जो है वो नए संकट में तब्दील हो चुका है, यानी कि एक नया संकट कैसे सामने है। इस संकट से कैसे जूझ रही है बीजेपी, और बीजेपी के इस संकट में इधर राहुल गांधी अपनी पार्टी को कैसे मजबूत कर रहे हैं। ये तमाम बातें, तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे कुछ पैनलिस्ट साथियों के द्वारा। आइए जरा हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, एक तरफ बीजेपी का खेल, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो चुनावी रण में हैं, मैदान में हैं, और लगातार अनवरत जारी है उनका ये चुनावी सफर, कैसे देखा जाए?
शुक्रिया राजीव जी। देखिए, हरियाणा से शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची आ गई है और कांग्रेस की अब तब कभी भी आ सकती है। तो पहली सूची आने के बाद ही प्रत्याशियों की सूची हंगामा और बवाल शुरू हुआ। ये अस्वाभाविक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट के ज़रूर है कि मंत्रिपरिषद से कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कार्यकारिणी सदस्य छोड़ रहा है, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और बहुत तरह की चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो एक ये है। दूसरा, दल बदलुओं को उन्होंने अपने यहाँ टिकट दिया है, बड़ी संख्या में, लगभग 9 या 10 की संख्या है। इसके अलावा परिवार से जुड़े हुए, जो परिवारवाद का दिन रात विरोध करती है, ऐसे उम्मीदवारों को भी उसने मौका दिया है। यानी चुनाव जीतने के लिए जो अधिकतम प्रबंधन वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि 13 जाटों को भी टिकट दिया है, ये बताने और जताने के लिए कि जाट बिरादरी से हमें कोई बैर नहीं है, जबकि उनकी पूरी सियासत जाट के विरुद्ध गैर जाटों को जोड़ने की रही है। लेकिन वहाँ भी उन्होंने कोशिश की है, पर ये कोशिशें केवल, अगर अंकगणित होती, राजनीति केवल चुनाव के समय में मैनेजमेंट का ही नाम होता राजनीति, तब तो सफल थी जी। लेकिन राजनीति इसी का नाम नहीं है। बीते समय में आपने क्या व्यवहार किया है आंदोलनकारियों के साथ, महिलाओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ, बेरोजगारों के साथ, ये मायने रखते हैं। और बेरोजगार जब जुबान पे आया तो वो खबर आज जो तैर रही है सारे मीडिया में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, के स्वास्थ्य कर्मी के कुछ पदों पर, पदों की संख्या भी नहीं पता है, 50 है कि 100 है कि कितना है, इस पर वैकेंसी निकलती है। उसमें 6,000 ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं एप्लीकेंट, 40,000 ग्रेजुएट्स होते हैं एप्लीकेंट्स, और 1,90,000, सवा लाख करीब 12वीं पास होते हैं, और बाकी जो हैं उस 12वीं से नीचे के होते हैं, और 3,90,000 जो है आवेदन जमा है। अब बताइए कि वो भी वैकेंसी जो है कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट कर्मचारियों की, ये संविदा कर्मियों की है, जो आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो वैकेंसी निकाल रहा है। स्वास्थ्य कर्मी की नौकरी के लिए आप समय भी रिजर्वेशन से हट करके ये निकाली गई नौकरी है, संविदा पर लिया गया है, यहाँ भी रिजर्वेशन को धत्ता बताया गया है। तो इसको अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि हरियाणा में बेरोजगारी का क्या आलम है। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय दूसरे चीज़ों पर ध्यान देती रही। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर, जहां राहुल गांधी ने उस बात पर, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो माफ़ी मांगी, और माफ़ी को बहुत हाईलाइट करके पूरी मीडिया में दिखाया गया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, ऐसा लगा मानो जो मूर्ति टूटने की घटना है वो घटना छोटी है और माफ़ी मांगने की घटना बहुत बड़ी है, इस तरीके से पेश किया गया। और राहुल गांधी ने कहा बताना तो चाहिए किस लिए माफ़ी मांगी, आपने टेंडर गलत तरीके से मंगाए इसके लिए माफ़ी मांगी, आरएसएस को टेंडर दे दिया इसके लिए माफ़ी मांगी, करप्शन हुआ इसके लिए माफ़ी मांगी, या छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ इसलिए माफ़ी मांगी। तो किस लिए माफ़ी मांगी ये आपको बताना तो पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। और हम लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से उनके माफ़ी मांगने का अंदाज था। अरे माफ़ी मांगना था तो जहां मूर्ति गिरी वहां जाके माफ़ी मांगते, जहां कोई और मूर्ति बनी थी वहां जाके माफ़ी मांगते, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पोल खोल दी, राहुल गांधी ने माफ़ी की पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी। और इसके अलावा जो बात वो अक्सर करते आए हैं, देश और समाज को बताते आए हैं कि ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, ये उनके लिए काम करती है, आम लोगों के लिए काम नहीं करती है, और ये संघर्ष उनका जारी रहेगा। तो महाराष्ट्र में वो हम चुनाव जीत रहे हैं, इसका भी दावा राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी बहुत विश्वास के साथ जम्मू कश्मीर में भी जीत के दावे कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, और हरियाणा हालांकि अभी इंतज़ार है कि चुनावी रैली वो करेंगे, लेकिन इधर महाराष्ट्र में भी वो
जीत के दावे कर रहे हैं। तो इन जीत के दावों के पीछे जो उनका लगातार राजनीतिक उनकी कोशिश में देखा जाए तो चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा फैसला है। इस रूप में जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, इस रूप में हरियाणा में लड़ रहे हैं, इस रूप में महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी कई तरह की चेन को जन्म दे रही है, कई घटनाओं को जन्म दे रही है, जिसमें बिहार में संभावित उथल पुथल की जो उम्मीद पैदा हो रही है, एक संभावना पैदा हो रही है, वो भी इसी राजनीति का परिणाम है। क्योंकि जातीय जनगणना, संविधान बचाने का सवाल या 50% का रिजर्वेशन बैरियर तोड़ने का सवाल, जिसमें कि बिहार में मुद्दा है कि 65% रिजर्वेशन वाले मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालिए। तो इन सारे सवालों पर वो जिस तरीके से झकझोर रहे हैं, जिसमें आरएसएस को भी अपना स्टैंड बदलना पड़ रहा है, कभी ये कभी वो, और बीजेपी निर्णय नहीं ले पा रही है। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी अपनी सभाओं और कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से कर रहे हैं, और बीजेपी भारी दबाव में महसूस कर रही है। नरेंद्र मोदी पर भारी दबाव है। नरेंद्र मोदी पर भारी दबाव है और नरेंद्र मोदी गायब हैं। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ऐसे कहां गायब होते थे? पहले तो गायब नहीं होते थे, लेकिन इस बार क्यों गायब हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, हमारे 3 साथी उनके ऊपर, राहुल गांधी ऊपर वाले बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में थे, कल जम्मू कश्मीर में थे। महाराष्ट्र में इन्होंने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री के माफीनामे पे, डीएनए तक की बात इन्होंने छेड़ दी यहाँ पे, और इन सब के जरिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, जो हलचल है, वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इधर हरियाणा का हाल भी आप देख ही रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की राजनीति, और जिसमें राहुल गांधी ने जो यहां जो बातें छेड़ी है, वो बात कहां तक, कितनी दूर तक जाएगी, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, जरा आपके विचार सुनना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए? जी, आपने कहा कल जम्मू कश्मीर में थे राहुल गांधी, आज महाराष्ट्र में हैं। लगातार राहुल गांधी, मैं इसको कहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन है। कभी चेतराम मोची से मिलते हैं, कभी ट्रैकमैन से मिलते हैं, कभी डीटीसी की बस में जाकर के लोगों से बात करते हैं। तो देश के मर्म को समझना, देश के लोगों से संवाद करना और उसके जरिए देश की राजनीति तय करना। देश की राजनीति हवाई जहाज से तय नहीं होगी, देश की राजनीति अंबानी और अडानी के ड्राइंग रूम में बैठ करके तय नहीं होगी। देश की राजनीति कहां से तय होगी? जाति जनगणना से तय होगी। देश की राजनीति तय होगी कुलियों से बात करके, कारीगर से बात करके। देश की राजनीति तय होगी बढ़ई से बात करके, लोहार से बात करके। तो जब तक आप देश के भीतर की जो समस्याएं हैं उन पर अगर बात नहीं करते, उनको नहीं समझते, क्योंकि इन 10 साल में जो हुआ वो बहुत भयानक है। सिर्फ अन्याय और अत्याचार ही नहीं हुआ, फिजिकली टॉर्चर नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा जो मानसिक उत्पीड़न हुआ लोगों का। अब आप सोचिए, नोटबंदी में तो आपने लोगों को लाइन में लगा दिया, कोरोना काल में फिर भेड़ की तरह आपने हाँक दिया। जो जब चाहा वो मोदी जी ने किया, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। 10 साल के बाद लोग तो नरेंद्र मोदी को बदलना चाहते थे, लेकिन मेहरबान था चुनाव आयोग, मेहरबान थी गोदी मीडिया, मेहरबान था ईडी सीबीआई कि मोदी जी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और मोदी जी इस समय अनुपस्थित हैं। हम लोग जानते हैं कि मोदी की जो पूरी राजनीति है वो केवल चुनावी राजनीति। मोदी जी ने कभी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की, मोदी जी ने कभी भारतीयता की पॉलिटिक्स नहीं की। वो बोलेंगे भले ही कि वो नेशनलिटी और ये वो, लेकिन असल में वो केवल चुनावी पॉलिटिक्स करते हैं, सत्ता की पॉलिटिक्स करते हैं, देश को बनाने की कभी पॉलिटिक्स नहीं करते। और ऐसे में उनका गैर हाजिर होना वो क्या दर्शाता है? आरएसएस का ज्यादा सक्रिय होना वो क्या दर्शाता है? और आरएसएस केरल में शिविर करता है, शिविर खत्म होता है, उसके बाद 2-2, 3-3 जो बयान आते हैं नितिन गडकरी का इसी स्टैच्यू के बारे में कि अगर वो पीतल की बनाई गई होती तो मूर्ति इतनी
हल्के से हवा में नहीं टूटती। हवा कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई इतनी हवा नहीं थी कि निसाब सब कुछ उड़ जाता। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को भी हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि जिनको वो नाक में छोटा सा मिल जाता है वो सर्राफ अपने आप को समझने लगते हैं, उनका इशारा कहाँ है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो जितने मोदी जी के प्यादे हैं वो प्यादे भी निशाने पर हैं, और मोदी जी ने जितने भी उद्घाटन किए, जहां जहां मूर्ति टूटी, जहां अब नितिन गडकरी जैसे लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी का सामना कर रहे हैं, मोदी जी अपने बीजेपी के भीतर भी उन सवालों का सामना कर रहे हैं जिसकी उन्हें आदत पहले नहीं रही। कभी एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति मोदी जी करते रहे हैं, और इस समय अनुपस्थिति उनकी ये कहती है कि आरएसएस की तरफ से उन्हें कोई निर्देश मिल गया है। जैसे कर्नाटक चुनाव के बाद आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि अब मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के एजेंडे पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन मोदी जी नहीं माने। मोदी जी बराबर अपना फेस आगे रखे रहे। राम मंदिर के उद्घाटन से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीतना चाहा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे में ये लगता है कि मोदी जी पहले ही हार मान चुके। अपनी ब्रांड इमेज को वो राहुल गांधी की इमेज, और मैं सक्रियता कहूंगा उसे, सक्रियता और लोकप्रियता के सामने अपने आप को वो अब बौना महसूस करने लगे हैं। जो समझते थे कि नहीं वही सबसे बड़े हैं, और नॉन बायोलॉजिकल तक बता दिया था मोदी जी ने, लेकिन आज वो राहुल गांधी के कद के सामने अपने आप को बौना पा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि राहुल जो बोल रहे हैं उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की हर बात को लोग जुमला आज समझ रहे हैं भी। मोदी जी ने जो वादे किए थे सब जुमला साबित हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उन्हें राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये बात राहुल गांधी खुद कहते रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनीति के चरित्र को, भाषा को पढ़ते हैं, इधर से देखते हैं। अब हमको लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो बात में दम है, सही है, कि अब राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं रही, और इसीलिए वो मुकाबला करने से वो डर रहे हैं, छिप रहे हैं, कभी विदेश यात्रा के नाम पर, कभी कुछ और के नाम पर। और कितनी माफी मांगेंगे, कहां कहां माफी मांगेंगे, सवाल तो ये है। और पूछ लिया सवाल कि वो किस बात की माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने में भी ब्रांडिंग अपनी करना चाहते थे मोदी जी, उनकी अपनी स्टाइल होती है, लेकिन लोगों ने अब उनकी बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया। और राहुल गांधी जिस तरह से बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से, तथ्यात्मक रूप से जो सवाल करते हैं और अपने एजेंडे को सामने रखते हैं, वो इस देश का असली राजनीति का डीएनए बन चुका है। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी आने वाले भविष्य के, इसलिए मैं कल या परसों आपके यहां कह रहा था कि राहुल गांधी सिर्फ कल की राजनीति नहीं बुन रहे हैं, राहुल गांधी अगले 25 साल की राजनीति बुन रहे हैं। उस ट्रैक पर वो चल रहे हैं, उतनी समझदारी से, उतनी दूरदर्शिता से, उतनी भविष्य दृष्टि से, जो मुझे लगता है कि इस देश का बेहतर निर्माण होगा इस राजनीति के जरिए। मोदी जी ने जितना नुकसान किया उसकी भरपाई अभी फिलहाल नहीं हो सकती, अगले 10-5 साल नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य तो हमें सुनहरा लगता है राहुल गांधी की इस राजनीति से। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या आज के घटनाक्रम को देखें या कल से लेकर आज तक, कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में हालांकि चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन चुनाव से पहले ऐसी रैलियां जो हैं वो आयोजित होती हैं, और उसमें लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं अपने लिए, वो अपने फेवर में, अपनी पार्टी के लिए जुटाई जाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी एक उस प्रचार का हिस्सा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, इन जगहों पे भी हम देख रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की हालत मजबूत, और उधर बीजेपी की हालत मजबूर वाली हो गई है। और मजबूर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान से बाहर हैं, और दूसरे जो इनके साथी हैं वो मैदान छोड़ रहे हैं। क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं अगर इस घटनाक्रम को अगर उस लिहाज से देखा जाए कि आने वाले समय में जब ये दोनों राज्यों के चुनाव होंगे और उसके रिजल्ट आएंगे, तब तक की परिस्थितियां क्या कुछ नजर आती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से ही मैदान छोड़ देना, ये क्या कहलाता है? क्योंकि अब महीने से भी कम वक्त रहा है, बचा है, खासकर जम्मू कश्मीर में, और इधर हरियाणा में भी आज 5 तारीख है, अगले महीने की 5 तारीख को चुनाव है।
हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अमलेंदु जी, प्लीज। देखिए राजीव जी, तो प्रधानमंत्री अभी तक पॉलिटिकल सीन से गायब है देश के अंदर। हालांकि विदेश यात्राओं पे वो मशहूर हैं और अच्छी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब भारत में चुनावी माहौल है और यहाँ 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कई तरह के सवाल पैदा करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री के विषय में यही कहा जाता रहा है अभी तक, पिछले 10 वर्षों के दौरान खासतौर से कहा जाता रहा कि प्रधानमंत्री 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं और 24 घंटे में से 18 घंटे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों से दूर हैं और विदेश में हैं और इधर जनता पार्टी में उठापटक मची हुई है, लोगों के तड़ातड़ इस्तीफे हो रहे हैं, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। ये भी समझा जा सकता है राजीव जी की शायद प्रधानमंत्री की पकड़ जो वो ढीली होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कुछ और शक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी में हावी होती जा रही हैं और प्रधानमंत्री अपना चेहरा बचाने के लिए अब विदेश यात्राओं पर निकले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री अब चुनावी मैदान में क्यों नहीं है ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो समझ पा रहे हैं वो यही समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी चीजें कुल मिलाकर के ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी लगातार राजीव जी चुनावी मैदान में भी हैं और जनता के बीच में भी, ये दोनों काम कर रहे हैं। यानी वो रेलवे ट्रैक पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो गैंगमैन से भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, इधर वो जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं। तो यानी राहुल गांधी लगातार अपनी गतिविधियां बनाए हुए हैं। और जो कहा जाता था कि साहब राहुल गांधी जो है वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन है, 24 घंटे देश की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो देश की राजनीति से लगातार गायब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि संसद से भी गायब थे और चुनावी राज्यों से भी प्रधानमंत्री गायब दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसका असर भारतीय जनता पार्टी पे क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है राजीव जी। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो समझ में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा के चुनाव नहीं लड़ेगी इन विधानसभा चुनाव में, इतना तो स्पष्ट होता जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा रख करके अभी तक चुनाव लड़ा जाता तो अब तक नारा आ गया होता, मोदी की गारंटी है, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बननी है, अब की बार 65 पार या अब की बार 90 पार या 100 पार, जो भी नारा देना होता हरियाणा के लिए वो दिया जा सकता था, जम्मू कश्मीर के लिए भी नारा दिया जा सकता था। लेकिन वो नारे लगातार गायब हैं और कोई भी इस तरीके का नारा अभी तक तो कम से कम सुनने को नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में मिल जाए। हालांकि जो मीडिया राजीव जी सर्वे दिखाता था, एग्जिट पोल दिखाता था, वो पूरी निर्लज्जता के साथ कहा जाए वो फिर से उसी तरीके के सर्वे दिखाना उसने शुरू कर दिए हैं। वो बता रहा है कि बहुत तगड़ी टक्कर है कहीं कहीं, लेकिन कई सर्वे ऐसे भी आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार रही है दोनों राज्यों में। तो समझा जा सकता है राजीव जी कि प्रधानमंत्री को भी ये सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत दोनों चुनावी राज्यों में बहुत खराब है। और दोनों क्या बल्कि महाराष्ट्र के विषय में भी कहा जाए और झारखंड के विषय में भी कहा जाए तो वहां भी हालत खराब है। चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल कराने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और बताया जा रहा है कि अब वहां जनता दल यू और चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, सुदेश महतो की आजसू, उसके साथ भी गठबंधन की बातें चल रही है। यानी कि वहां भी एनडीए के रूप में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उतरेगी, जबकि उसके पास 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक कहा जाए बैग इसके बावजूद वहां हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। महाराष्ट्र में तो खैर सिरे से गायब है। राहुल गांधी आज जिस तरीके से पहुंचे और उन्होंने जो सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री ने माफी किस बात की मांगी है, जाहिर सी बात है राजीव जी की प्रधानमंत्री मांगे। लेकिन अगर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि प्रतिमा को बनाने में मानकों का पालन नहीं किया गया और स्टेनलेस स्टील की अगर प्रतिमा बनाई गई होती तो ये नहीं गिरती, तो ये सीधा सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर नितिन गडकरी उठा रहे हैं। और यही इसी तरीके के सवाल एकनाथ शिंदे ने बाईपास कर दिए थे केंद्र सरकार की, तब ये कह कि ये प्रतिमा ने भी नहीं बनाई है। तो कुल मिलाकर राजीव जी फिलहाल जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें ये साफ तौर पर समझा सकता है कि प्रधानमंत्री बैकफुट पे है। कांग्रेस ने अपने कील खाके सब दुरुस्त कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नया संगठन को मिल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाती है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा कि क्या यहाँ कैसे पार पाएगी। और खासकर ये जो चुनाव हैं लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव, और उन चुनावों में क्या हश्र होता है बीजेपी का। क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक दोनों चुनाव जीतने जा रही है? अगर किसी से भी पूछिए तो एक बार में
हाँ में जवाब नहीं मिलता हुआ सुनाई पड़ता है, नहीं दिखाई देता है। तो क्या कारण है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, ज़रा ये सब समझना ज़रूरी है। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर से पहले ज़रा चलते हैं महाराष्ट्र से हमारे साथी मुंबई से जुड़े हुए हैं धनंजय जी, और उधर सांगली में आज राहुल गांधी थे। क्या कुछ असर है राहुल गांधी की इस यात्रा का महाराष्ट्र में, और राहुल गांधी ने किन चीज़ों पर, किस नब्ज पे वहाँ हाथ रखने की कोशिश की है, ये सब कुछ समझते हैं धनंजय जी के जरिए। धनंजय जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी की आज की इस यात्रा को, और इस यात्रा के जरिए क्या आने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देता है कांग्रेस या महागठबंधन जो है महाविकास अघाड़ी में? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। तो एक तो अंतर यह है कि आप पिछले को चुनाव याद कीजिए तो होता था कि राहुल गांधी बहुत रिलक्टेंट है और मोदी जी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। एक तो वो उल्टा हो गया है। अब जो है राहुल गांधी, हालांकि मैं राहुल गांधी को चुनावी मूड नहीं कहता हूँ, राहुल गांधी देश बनाने निकले हैं, तो एक नया देश कैसे बने, एक सही देश कैसे बने, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चुनावी भाषण में नहीं मानता हूँ राहुल गांधी जो बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी सिरे से गायब है। मोदी जी महाराष्ट्र आए और माफी मांग करके गए, और कहा गया, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि एक मुद्दा जो यहाँ महाराष्ट्र का मुद्दा था वो राष्ट्रीय मुद्दा मोदी जी खुद बना गए। तो जाहिर है राहुल गांधी को उस पर बोलना था और जरूरी भी था। महाराष्ट्र आए हैं तो महाराष्ट्र की जब बात करेंगे तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना जो है प्रभाव है और सब मानते हैं, देवता की तरह उनको लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो राहुल गांधी 3 सवाल उठाए हैं उनको लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों माफी मांगी, और माफी मांगी तो उसमें भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार जो कह रहे हैं ये मुद्दा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मूर्ति, पहली बार तो कोई मूर्ति बनी नहीं देश में, या दुनिया में पहली बार कोई मूर्ति बनी थी कि अंदाजा नहीं था कि कितनी ऊंची मूर्ति होनी चाहिए, हवा आएगी तो क्या होगा। पहली बार देश में ऐसी हवा चली, पहले ऐसी हवा चलती नहीं थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और बड़ा अच्छा बोला था जयंत पाटिल जी ने, जो एनसीपी के नेता है, कि भाई अगर हवा से गिर गई मूर्ति तो फिर वहां के पेड़ पौधे हैं उसको भी गिरना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं उखड़े और मूर्ति गिर गई शिवाजी महाराज की, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन एक और बात है कि शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है उससे जो सरकार का इकबाल है वो भी गिरा, मोदी सरकार का इकबाल भी गिरा। और जो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी सरकार का हो या महाराष्ट्र सरकार का हो, दोनों का इकबाल लगातार ढलान पे है। और एक जो है राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के समय से राजनीति शुरू की, और जो उनको लेकर के एक परसेप्शन बदला, नैरेटिव पूरा देश में बदला। हालांकि भाजपा मीडिया अभी भी उसी राग में है, उसका राग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन देश में बाकी आम आदमी का राग बदल गया है। और इसका उदाहरण मैं ऐसे दूं कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुए, आप याद कीजिए पिछले चुनाव में एकमात्र सीट थी कांग्रेस के पास। इस बार 13 सीट, और सांगली वाली सीट जो निर्दलीय जीत करके आए वो भी कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस टिकट नहीं मिला इसलिए निर्दलीय लड़े थे, तो 14 सीटें मान ली। तो 14 सीटें, 48 सीटों में से 14 सीटें अकेले कांग्रेस को मिली, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। शरद पवार जी की पार्टी को 8 सीट मिली, और बीजेपी जो महान पार्टी, मोदी जी की पार्टी, अभी रविकांत भाई और अमलेंदु जी भी जिक्र कर रहे थे नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी की जब सब लोग जिक्र करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि वो एक अलग चेहरा है, तो मुझे थोड़ा सा जो है अलग मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ जाती है कि अलग चेहरा, बीजेपी का चेहरा अलग कहाँ, बीजेपी सब एक ही है। उनमें आरएसएस और बीजेपी में जो फर्क देखते हैं तो हमारे आंख के सामने थोड़ा सा वो फैला देते हैं, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं, थोड़ा भ्रम में फंस जाते हैं, लेकिन मूलतः ये एक ही है, इनके अलग अलग चेहरे दिखाने के लिए। लेकिन पूरा आरएसएस देखिए जिस तरह से जाति गणना को लेकर के, पहले तो ये था कि नरेंद्र मोदी को मुद्दा तय करते थे, लोकसभा चुनाव से देखिए कि राहुल गांधी मुद्दा तय कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं। और अब जो है राहुल गांधी जो जिस तरह से जाति गणना और सामाजिक न्याय को लेकर के बात कर रहे हैं, वहां अब आरएसएस को बात करनी पड़ रही है। और आरएसएस कह रहा है कि जाति गणना तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल टूल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल टूल से इतना डर क्यों लग रहा है आरएसएस? धर्म को पॉलिटिकल टूल नहीं होना चाहिए था, देशभक्ति को पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए था। आपने दोनों को देशभक्ति बना दिया, पॉलिटिकल टूल बनाया, और इसको इस्तेमाल किया, घटिया तरीके से इस्तेमाल किया, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जाति गणना तो जो पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल ही है, वो उसको टूल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉलिटिकल है।
जातियों का भेद पॉलिटिकल है, वो सोशल सामाजिक भेदभाव हम भले मानते हैं जातियों को कि समाज में जातीय भेदभाव है, लेकिन वो भेदभाव मूलतः पॉलिटिकल भेदभाव, पॉलिटिक्स की वजह से वो भेदभाव जी। तो उसको राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं और उससे जाति गणना से सामाजिक न्याय को जोड़ रहे हैं। ये असर किया है पूरे देश में तो किया है, महाराष्ट्र स्तर पर बात करूं तो महाराष्ट्र में भी जोर से असर किया है। और जो इलाका है कांग्रेस को जो 13-14 सीटें मिली उसमें दलित, वंचित समाज और पिछड़ा वर्ग ने भी वोट किया। अब उनको बीजेपी को चिंता है कि ये मराठा वोट जो जोड़ने की कोशिश उन्होंने की थी और मराठा वोट को जोड़ने के चक्कर में शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना को तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जो बीजेपी का इतने सालों से रिश्ता चला रहा था, शिवसेना मूल से बाला साहब ठाकरे किस तरह से साथ दिए थे, उस रिश्ते को भुला देना, खत्म कर देना। अब कोई रास्ता बचता नहीं है बीजेपी और शिवसेना के बीच। आने वाले 20-25-50 वर्षों में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल तो वो जो इतना बड़ा रिस्क लिया वो किस नाते लिया? उनको लगा था कि मराठा वोट हम लेके आएंगे और मराठा वोट से हमारा बदल जाएगा, ब्राह्मण हमारे पास है, मराठा वोट जोड़ लिया, दोनों वोट जुड़ेगा, किसी किसान समाज जुड़ जाएगा और खेल बदल जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं राजीव जी। और जब राहुल गांधी यहाँ आकर के बोल जा रहे हैं तो राहुल गांधी का प्रभाव जो है मैं मानता हूं कि एक ऐसे नेता के तौर पर उनका प्रभाव डेवलप हो रहा है जो नेता बोलता है, दिल से बोलता है, आम आदमी की भाषा बोलता है, आम आदमी से कंसर्न रख रहा है, वो संवाद मतलब डायलॉग नहीं बोल रहा, फिल्मी डायलॉग जिसे आपने देखा होगा मोदी जी ने जिस तरह से माफी मांगी उस तरह के माफी सिनेमा में भी नहीं मांगते हैं, डायलॉग बोल करके जिस तरह से ना माफी मांगी उस तरह के कैसे माफी मांगी जाती है मुझे नहीं पता। तो ये राहुल गांधी, जरा आपको याद है उनका बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने माफी कैसे मांगी थी? माफी मांगी थी तो मतलब एहसान कर रहे हैं माफी मांग करके, ऐसे उंगली उठा के मैं माफी मांगता हूं। वो तो उनका ये है ना, उनको कहा गया है ना, ये माफी है या धमकी है? ऐसे तो धमकी देते हैं, ये चेतावनी देते हैं, ऐसे माफी नहीं मांगी जाती, ये उंगली उठा के माफी नहीं। मैं कहूंगा अपनी टीम को अगर वो विजुअल है, क्योंकि जहां तक मैं सही हूं विजुअल अगर हो, नरेंद्र मोदी जब माफी मांग रहे थे तो उसको जरूर ले आइए, अगर है बाइट को ले आइए जरा। धनंजय जी थोड़ा रोकना चाहता हूं, जरा वो उस बाइट को जिसमें वो माफी मांग रहे थे और उंगली उठा करके जरा उसको देख लेते हैं, क्योंकि और यही राहुल गांधी जो आज कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ राहुल गांधी उसी माफीनामे पे आज अपनी बात रख रहे थे जिससे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के सांगली में थे और वहां उन्होंने जब भाषण दिया तो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसलिए क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति और वो जिसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने किया था, उस मूर्ति के गिर जाने के क्या मायने हैं ये आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक और खबर आ रही है कि जो मूर्ति यहाँ देश में एक मूर्ति और बनी थी, सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में लगाई गई थी, उस मूर्ति के पैरों पे भी क्रैक्स आ गए हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम दिया गया था। वो कितने हैं वो गुजरात के लोगों से मैं पता करवाऊंगा, अपने जो रिपोर्टर साथी हैं, लेकिन उनके पैरों पे क्रैक्स आ गए हैं। तो ये मूर्तियां क्या हो रही हैं, क्या कारण है कि क्या इतना भ्रष्टाचार हुआ है? जरा सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माफीनामा उस दिन का। सुनिए, ये देखिए, ये उंगली, यही उंगली है, देख लीजिए, फिर भी सुन लीजिए। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है, हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का
तीसरा कार्यकाल महाराष्ट्र की ये लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए तो माफीनामे के बाद इसी माफीनामे पे राहुल गांधी ने जो आज बात कही है, जरा उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। धनंजय जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आता हूं प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन पहले थोड़ा राहुल गांधी को भी सुन लीजिए। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। तो इसी माफीनामे पे राहुल गांधी का जो आज भाषण था उसमें इसी हिस्से को आप तक हम रख रहे थे। धनंजय जी जरा आपका कमेंट और फिर आगे बढ़ते हैं। धनंजय जी। जी, तो बिल्कुल जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप जो यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो क्रैक की बात कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कि उनकी मूर्ति में भी क्रैक आ गया है, लेकिन ये पता है कि उसके पहले भी पानी टपका था। वहां तक जो सड़क जाती है, जो राहुल गांधी सड़कों की बात कर रहे थे, वहां तक जो सड़क जाती है वो पूरी टूट फूट गई, बुरी हालत में सड़क है। संसद टपक रहा है, अयोध्या का मंदिर टपक रहा है, देश की सड़कों का क्या हालत है। बाढ़ तो पहले भी आती थी, पहली बार तो बाढ़ आई नहीं देश में, लेकिन इस तरह से सड़कें बर्बाद होती थी, इस तरह से धंस जाती थी सड़कें। अभी आपके जो रविकांत भाई के उत्तर प्रदेश के जो एक मंत्री हैं, पत्रकार पे कल चिढ़ रहे थे, मैंने बहुत विकास कर दिया, वहां हमने देखा सड़क किस तरह से धंस गई, गाड़ी किस तरह से फंस गई। तो ये जो है भ्रष्टाचार पे जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, उसी भ्रष्टाचार के दलदल में चौतरफा फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जो घटनाएं हो रही है, सड़कें बनाने की बात हो, जो नितिन गडकरी जी की तारीफ होती है अक्सर, किस तरह के सड़कें बन रही है इससे पता चलता है। बिहार में किस तरह से सड़कें धंस रही है, गुजरात में किस तरह से सड़कें धंस रही है, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सड़कें धंस रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, कि जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, जो राहुल जी का जो एंट्री पॉइंट है, राहुल गांधी इस बात के लिए याद किए जाएंगे, आप जान लीजिए देश के इतिहास में। जाति गणना और सामाजिक न्याय और संविधान, तीन शब्द राहुल गांधी ने जो जनतन तक पहुंचाया है। संविधान तो लागू हुआ था 1950 में, लेकिन संविधान की इतनी चर्चा कभी नहीं हुई थी जितनी चर्चा पहली बार राहुल गांधी की वजह से इस तरह से हुई है कि हर जगह संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान लेकर के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को संविधान रखना पड़ता है और माथे से लगाना पड़ता है संविधान को जी। और संविधान के अनुच्छेदों पर बात हो रही है कि संविधान का फलाना अनुच्छेद ये कहता है, संविधान का फलाना अनुच्छेद ये कहता है, इस पर बात हो रही है। और सामाजिक न्याय जो है हमारे प्रियम्बल का एजेंडा है। तो जाति गणना जो है पहली सीढ़ी है, उससे हम सामाजिक न्याय तक पहुंचेंगे, और सामाजिक न्याय तक पहुंचेंगे तो संविधान जहां हर व्यक्ति को भारतीय बनाना चाहता है, जाति सीमा जो है, धर्म की सीमा है, जो लिंग की सीमा है, सबको तोड़ करके, सारे भेदभाव को तोड़ करके हम सबको भारतीय बनाना जो संविधान का मकसद है, जो लक्ष्य है, वहां तक हम तभी पहुंच पाएंगे। तो ये स्टेयर बहुत कमाल राहुल गांधी ने बनाया है। और महाराष्ट्र में जाति गणना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन क्या है, किस लिए है? आरक्षण के लिए आंदोलन है।
और आरक्षण के लिए आंदोलन, उसमें इस सरकार ने कोशिश की। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 50% का कैप हम तोड़ देंगे। महाराष्ट्र में भी वो कई बार कोशिश हुई है मराठा को आरक्षण देने की, कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश की थी, बीजेपी सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन बार बार हाईकोर्ट में जाकर के अटक गया। जैसे बिहार का आरक्षण जो है, जो बढ़ाया गया था, अटक गया जाकर के कोर्ट में, क्योंकि नवी अनुसूची में अगर नहीं डालते हैं आप तो आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं कैप से आगे। ईडब्ल्यूएस आपने दे दिया, वो बड़ी बात होगी, क्यों दे दिया मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कैसे आपने जस्टिफाई कर दिया। खैर, तो राहुल गांधी जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, उसका महाराष्ट्र में बड़ा भारी असर होगा, और ये असर इतना भारी है कि लाडली बहना जो मध्य प्रदेश में इनके लिए हुआ, कि लाडली बहना की वजह से इतनी सीटें जीत गए, तमाम चीजें कही। हालांकि मैं नहीं मानता हूं। लाडली बहना कितने लोगों को आप दे रहे हैं? अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ महिलाओं को दे रहे हैं, आबादी तो उससे ज्यादा है, 12-13 करोड़ आबादी है, तो एक बड़ा हिस्सा जो है महिलाओं का है। सारी महिलाओं को तो मिलता नहीं लाभ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो आप 1500 रुपया देते हैं, और महंगाई कहाँ कितनी बढ़ा दी आपने, जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया, तो वो सारा काम करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जाति गणना का जो विषय है, वो महाराष्ट्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस जाति गणना सामाजिक, यहाँ देखिए सोशल रिफॉर्म यहाँ हुए हैं महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म कई लोगों ने किए, वो चाहे वो साहू महाराज हो, या सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, या गाडगे महाराज हो, या अंबेडकर साहब का नाम लिया जाए, या और जो आंदोलन हुए, वो तमाम आंदोलनों का की देन है। कई ब्राह्मणों में से भी ऐसे लोग आए जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन किए। लेकिन ये जो सामाजिक न्याय है, ये सबसे दूर तक जाने वाला एजेंडा है, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी इसीलिए दूर है कि उनको अब नहीं दिख रहा कि कैसे बोले, क्योंकि ओबीसी उन्होंने घोषित किया खुद को, लेकिन ओबीसी के नाम पे उन्होंने किया क्या? लेटरल एंट्री। जी बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस। चलते हैं इन सब पे करेंगे बात, धनंजय जी, इन सब पे भी बात करेंगे, और लगातार हम बात कर भी रहे हैं राहुल गांधी की आज की यात्रा महाराष्ट्र की, और इस यात्रा के क्या मायने हैं वो समझ रहे थे हम धनंजय जी के साथ। और सीधा आप आना चाहता हूं जरा एक बार फिर से प्रेम कुमार जी, इधर 20 विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, कहें तो इन लोगों ने हरियाणा में जैसे ही कैंडिडेट की घोषणा होती है ये छोड़ देते हैं। 20 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा, देख रहा हूं मैं, अभी 9-10 में बोल रहा था, ये तो लगभग डबल है। ये इस्तीफों की झड़ी है जो हम लिख भी रहे हैं, बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी। अब ये हालत महाराष्ट्र में भी हो सकती है, आने वाले समय में ऐसी हालत दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। आखिर बीजेपी इसे कहाँ तक रोकेगी? ये क्या बीजेपी की सत्ता जाने का डर है, भय है? और वैसे नेता जो अभी तक सत्ता की, यानी कि आप उस गाड़ी पर सवार हैं जहां से आपको बिल्कुल सारी चीज़ें हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, इसीलिए आप, और अब जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर बहुत मुश्किल है, टिकट काट दिया गया है, तो यहाँ आप उस गाड़ी से उतर रहे हैं, ऐसे देखा जाए, या इसको किस रूप में देखते हैं आप? देश की सियासत में क्या एक नया भूचाल आने वाला है, ऐसे माना जाए? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी बीते दिनों से जो राजनीति करती रही है, उसमें माना ये जाता रहा है कि मोदी जी चुनाव जिताते हैं, वो जिसको खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, और इसी हिसाब से वो जिसको टिकट देंगे वो देंगे, और बाकी यहाँ तक कि विरोध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, कोई विरोध नहीं कर पाते थे। टिकट कट जाए तो विरोध नहीं, टिकट का क्षेत्र बदल जाए तो विरोध नहीं, टिकट मिल जाए तो भौचक रह गए कि हमने तो सोचा नहीं था। इस तरीके से चीजें चलती थी, जो तय हो जाता था वो होता था, हम बात नहीं है। इसका मतलब है कि इनको जो विरोध कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारे बोलने का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है। पहले भी ये पता था, लेकिन पहले पार्टी नहीं छोड़ते थे। अब क्या है कि इनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मोदी पर आश्रित होकर राजनीति नहीं कर रही है, ये इसका संकेत है कि या सेंट्रल कमांड जो होता था, जो कि जो बोलता था वही होता था, उससे उलट प्रवृत्ति दिखने लगी है। तो आप देखेंगे पूरे जो घोषित तौर पर भी बात है, नरेंद्र मोदी जी का 4 दौरा हरियाणा में लगा है, अभी तक तो एक भी हुआ नहीं है। और अमित शाह जी का तो 2 तारीख को होने वाला था जींद में, वो कैंसिल भी हो गया, हो नहीं पाया। तो वो ये जो जा नहीं रहे हैं, इसके बहुत कारण है। एक कारण जनता का विरोध है, दूसरा कारण
सरकार अपने कमिटमेंट पर उतरी नहीं है सही तरीके से, तो जवाब या देते नहीं बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण संगठनिक है। अगर अपने ही पार्टी के लोग विरोध पर उतर आए, और आप समझिए इस बात को, जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनको काला झंडा दिखाने में कितना टाइम लगेगा, उनको नरेंद्र मोदी के नाम से मुर्दाबाद जैसे शब्द नारे लगाने में कितना टाइम लगेगा। पहले ये कोई सोच नहीं सकता था। इस डर से ये नेता उधर नहीं जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से 20 की संख्या बता रहे हैं, हमें तो 12-13 का अंदाजा लगा था यहाँ बैठने से पहले तक, जिसमें पूर्व विधायक हैं, वर्तमान मंत्री हैं, वर्तमान विधायक भी हैं जिनको टिकट नहीं मिला, और इसके अलावा कई खिलाड़ी असंतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं की है। बबीता फोगाट हो, योगेश्वर दत्त हो, ये सब लोग नाराज हैं। योगेश्वर दत्त का ट्वीट देखिए कितना निराशा से भरा हुआ है। वो सारी चीजें भी दिख रही हैं। तो ऐसे इवन सावित्री जिंदल को देखिए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो सावित्री जिंदल का विरोध एक मायने रखता है हरियाणा में। उनका बेटा सांसद है, खुद वो मंत्री रही है, देश की सबसे अमीर महिला हैं, तो उनका विरोध और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना हिसार में, ये भी एक बड़ा ऐलान है। तो ऐसे में हमें लगता है कि पूरा जो चुनाव में हार की आहट जो है, तो मोदी और शाह प्रबंधन करने में अक्षम है, ऐसा उनको पता चल गया है और डी कंट्रोल हो गया है। पार्टी उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। आप देखेंगे सहयोगी भी कोई उनके साथ में ना आ रहे हैं, ना जुड़ पा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें हरियाणा का चुनाव तो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और थोड़ी सी बात हम महाराष्ट्र पे और बोलना चाहते हैं, वो ये कि राहुल गांधी ने 3 सेंटर पर हमला किया है। एक तो नरेंद्र मोदी पर हमला किया है माफी मांगने को लेकर के, और अलग से बिंदुवार हमला किया। दूसरा आरएसएस पर हमला किया कि जातीय जनगणना को लेकर के जो आरएसएस का रूप आया उस पर हमला किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने तीसरा बिंदु जो सरकार पर हमला किया और ये बताया कि वहां की जो सरकार है वो भी चुराई गई भ्रष्ट सरकार है जी। ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार भ्रष्ट तरीके से बनाई हुई सरकार है, इसके कारण हो रहा है। ये बात उन्होंने कही है और ये तीनों महत्वपूर्ण बात हैं। और ये तीनों बात इसलिए हम इसका जिक्र करना चाहते थे कि अब तक बात में नहीं आई थी। और एक बात उन्होंने कही वो ये कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा, जब वो कहते हैं कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात कर रहा था कि आप कर्नाटक में उतरते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अब महाराष्ट्र में भी जब उतरते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से वो कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा महाराष्ट्र में सबकी जड़ तक पहुंच गई है। और जो विचारधारा ज्योतिबा फुले या और दूसरे महापुरुष जो दलित चिंतक हुए, जो दलितों के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, वो विचारधारा जो वहां की मिट्टी में है, उस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पहले से चलती रही है। ये बात राहुल गांधी कहते हैं और आज भी उस विचारधारा को लेकर चल रही है। वो कहते हैं कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और तब फिर आरएसएस पर भी हमला करती है। मैंने संक्षेप में उन सारे बिंदुओं को उठाया कि राहुल गांधी इन सारे बिंदुओं पर बड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से, नैतिक तरीके से और नीतिगत तरीके से करप्शन पर और पूरे बीजेपी की पॉलिटिक्स पर हमला करते हुए आक्रामक नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और इधर हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, 20 बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ चुके हैं अभी तक। 20 नेता, उनका नाम भी है, ऑलरेडी नाम आ चुका है। और उसमें लक्ष्मण नापा हैं, करणदेव कंबोज हैं, विकास उर्फ बल्ले हैं, अमित जैन, शमशेर गिल, सुखविंदर मंडी, दर्शन गिरी महाराज, सीमा गैबीपुर, फिर आदित्य चौटाला, आशु शेरा, सविता जिंदल, फिर तरुण जैन, नवीन गोयल, डॉक्टर सतीश खोला, इंदु वैलेचा, फिर बचन सिंह आर्य, रणजीत चौटाला, फिर विशंबर वाल्मीकि, पंडित जीएल शर्मा, प्रशांत शनि यादव, ये तमाम नेता जो हैं, ये 20 नेता ये इस्तीफा दे चुके हैं और ये सब कोई न कोई पद पोस्ट
वो अपने अपने एरिया के होल्ड करते थे। और इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से ये 20 जो है ये 40 भी और आगे भी इसको बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक जो खलबली मची हुई है बीजेपी के अंदर, वो खलबली आखिर क्यों मची है और इस सब के बीच कहाँ है नरेंद्र मोदी और क्यों नहीं आना चाहते हैं चुनाव प्रचार में? उनके अभी आप बता ही रहे थे प्रेम कुमार जी, 2 रैलियों का जिक्र आप कर रहे थे, अमित शाह की रैली की बात भी आप कर रहे थे, लेकिन क्या ये पहले से ऐसा माना जाए प्रोफेसर रविकांत जी कि बीजेपी ने हरियाणा में और उधर जम्मू कश्मीर में हथियार डाल दिए हैं, इसीलिए ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? लेकिन हथियार डालने के पीछे की कहानी जो है वो वही है कि एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा केंद्र में भी और काम काज करने का जो तरीका है, रवैया है। और अभी हमने देखा लिंचिंग की खबरें हमने सुन ली, एक 12वीं के स्टूडेंट के साथ जो कुछ हुआ वो भी हम लोग जानते हैं। इन सब को लेकर भी क्या एक माहौल एंटी बीजेपी बन गया है जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी? मोदी के खिलाफ तो माहौल लोकसभा चुनाव के पहले ही बन चुका था। जब राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर के पूरे देश में रैलियां की, तो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जो भी गरीब, मजदूर, किसान तबका है वो उनके साथ खड़ा हो गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोदी जी के साथ कौन सी शक्तियां खड़ी हुई थी, तो चुनाव नतीजे कुछ और हुए जो लोग नहीं देखना चाहते थे, वो इस समय है। ऐसे में अब चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर तो वो है जहां 5 अगस्त 2019 के बाद आपने लोकतंत्र को ही छीन लिया। आपने एक तो नेशन उसका जो स्टेट हुड है उसका दर्जा छीन लिया, वहां के तमाम लीडर्स थे उनको नजरबंद कर दिया, नौजवानों को जेल में भेज दिया, पत्रकारों को जेल में भेज दिया। एक तरह की पूरी सेंसरशिप वहां काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का जब चाबुक पड़ता है तब आप चुनाव कराने के लिए तैयार होते हैं। तो जम्मू कश्मीर की स्थितियां तो वैसे ही बीजेपी के उलट हैं। अब महाराष्ट्र और आपका हरियाणा जो गढ़ बने हुए थे, हरियाणा में 10 साल से सरकार चल रही है मोदी जी की। खट्टर साहब तो मोदी जी के बहुत करीबी हैं जी। लेकिन हरियाणा में किसान और पहलवानों की आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। इसलिए बीजेपी के इस्तीफे हो रहे हैं। लोगों को मालूम है ना कि अभी तो टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। टिकट लेकर के वो जब कैंपेन करने के लिए जाएंगे तो उन्हें रोष का सामना करना पड़ेगा। वो महिला पहलवानों के जो उनके इज्जत का जो सवाल था, उनकी अपने अस्मिता का जो सवाल था, कितना गुस्सा रहा अभी भी है वहां पे। तो कैसे ये लोग सामना करेंगे जहां एक सांसद, बाहुबली सांसद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। तो अब महिलाओं की इज्जत की बात करने वाले मोदी जी लगातार खामोश बने रहते हैं। तो वहां पे तो पैसे ही एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है। महाराष्ट्र में मोदी जी चाहते हैं कि वो आर्थिक राजधानी है, किसी तरीके से उसको बचाया जाए। लेकिन गुजरात का एक तरह से उपनिवेश उसको बना दिया गया। तमाम सारी कंपनियां उठा करके आप गुजरात ले गए। मराठी अस्मिता का सवाल, और सबसे बड़े महापुरुष आज की तारीख में जो राजनीतिक अस्मिता के लिए एक बड़े आइकॉन के रूप में है, शिवाजी महाराज, उनकी मूर्ति का टूट जाना, मैं समझता हूं कि ये मोदी की महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ा अपशकुन है। हालांकि मैं अपशकुन ये सब नहीं मानता, लेकिन वो जो लोग हैं उस एक मूर्ति के ढहने के कारण एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति की सरकार है वो नंगी हो गई कि कितना भ्रष्टाचार है। गले तक लोग डूबे हुए, और उसमें बिना किसी मेरिट के। अब ये 24 साल का मूर्तिकार है जिसको ठेका दिया गया, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है? अडानी साहब के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? उनको सारे हवाई अड्डे दे दिए गए, सारा कुछ, तमाम सारी कंपनियां। ये सब खेल इन 10 सालों में जो चल रहा था, उस खेल को एक्चुअली राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया। इसीलिए राहुल गांधी पर लगातार हमले होते रहे और अभी भी जारी है,
क्योंकि राहुल गांधी की वो ताकत को भले ही लोगों ने न समझा हो पिछले 10 साल में या 8 साल में, लेकिन आरएसएस बीजेपी इस बात को समझती थी कि राहुल गांधी अगर बोलेंगे तो राहुल गांधी क्या बोलेंगे, हमको कैसे एक्सपोज करेंगे। आप किसी को भी दबा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो ब्लड है वो जवाहरलाल नेहरू का ब्लड है। 9.5 साल जेल में रहना मोतीलाल नेहरू का ब्लड है, इंदिरा गांधी का ब्लड जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उस पिता का बेटा है जो कुर्बान हो गया इस देश के लिए। तो राहुल गांधी को रोकना बेहद मुश्किल था आरएसएस और बीजेपी के लिए, इसीलिए वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे, उनको अविश्वसनीय बना रहे थे, उनकी छवि को धूमिल कर रहे थे। लेकिन जब वो छवि गायब हो गई लोगों की आंखों से, लोगों को सच दिखाई पड़ने लगा, अब ऐसे में राहुल गांधी को रोकना बहुत मुश्किल है बीजेपी का, बल्कि मैं ये कहूं कि अब असंभव है तो वो ज्यादा उपयुक्त होगा। अब राहुल गांधी जो एक वाक्य भी बोल रहे हैं उसमें पूरी ये सरकार नंगी हो रही। जो आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स है, वो कहते हैं साहब हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन आरएसएस ने जिस तरीके से इस देश में पूरे सिस्टम के भीतर घुस करके उसको हाईजैक किया है, साफ ठेके भी उनके पास, वो संस्थाएं भी चला रहे हैं, और हो क्या, कोई मेरिट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस के लोगों में न तो कोई मौलिकता है, न कोई रचनात्मकता है, न कोई मेरिट है, वह एक वो अहम है, और सावरकर की वो एक थ्योरी उनके यहाँ काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ उनको नहीं आता है। देश को बनाने का कोई रोड मैप, कोई समझ, कोई चिंतन है ही नहीं आरएसएस के पास। आरएसएस के पास इस देश के सिस्टम को केवल अपने हाथ में कब्जाए रखने का शऊर है, ये उनको बखूबी आता है। तो वो माफी भी मांग सकते हैं, वो गांधी की हत्या करने वाले उस गॉडसे की तरह भी व्यवहार उनका हो सकता है कि साहब पैरों पर गिर करके और ये सब कर दिया जाए। लेकिन आरएसएस इस देश के लिए बेहद, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली वो बेहद नुकसानदेह है, समाज को बांटना, और मोदी जी उसी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो ऐसे में देश में वही वो दे रहे हैं जो उन्होंने अपने आरएसएस से सीखा है। जो गांधी की पॉलिटिक्स है, महात्मा गांधी की हो, नेहरू की हो, अंबेडकर की हो, उन्होंने नाम लिए कि महाराष्ट्र का जो चिंतन का पूरा दायरा है, जो दार्शनिक हैं, जो सामाजिक विद्वान है महाराष्ट्र के, ज्योतिबा फूले से लेकर के साहू जी महाराज होते हुए बाबा साहब अंबेडकर, सबका नाम लिया उन्होंने। इन्होंने उस पूरे महाराष्ट्र को बनाया। तो आज की जो राजनीति है वो इन तमाम चिंतकों के उससे बनी हुई है, उनके चिंतन से बनी हुई है, उनकी समझ से बनी हुई है, वो संविधान में दर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि और उसी संविधान पर हमला नरेंद्र मोदी कर रहे थे, डंके की चोट पर बदलने का ऐलान किया जा रहा था, और इसी संविधान ने नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे दी। जी। सबसे बड़ी ताकत, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि लोग संविधान के जरिए चल तो रहे थे, लोगों को संविधान की जानकारी, संविधान लोगों तक जो पहुंचाया राहुल गांधी ने, वो शायद देश के आजादी के बाद ये पहला अवसर था जो काम राहुल गांधी ने किया, और वो निरंतर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, वो इस देश के लिए समाज और राजनीति का केंद्रीय मुद्दा है। इसके जरिए ही इस देश को बनाया जा सकता है, वरना आरएसएस और बीजेपी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, डरा करके उस पर काबिज रहना चाहते हैं, जो कतई अब होते हुए नहीं दिख रहा है। पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और लोगों का मानस भी अब इस बात को देख चुका है, समझ चुका है कि कौन सी विचारधारा देश को बनाने वाली है और कौन सी बांटने वाली। राजीव जी, बनाने वाली विचारधारा और बांटने वाली विचारधारा, इन सब के बीच राहुल गांधी की राजनीति और उधर नरेंद्र मोदी की राजनीति। पहले यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, लेकिन अब राहुल गांधी जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग तबके के जो लोग हैं वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं उसको राहुल गांधी के जरिए वो सुलझाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप पिछले दिनों जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मुखरता के साथ आप सबके बीच, हमारे बीच ये तमाम बातें आती रही हैं। और पिछले दिनों आपने देख लिया दिल्ली कैंट में जब वो ट्रैकमैन्स के बीच गए थे, तब भी यही बातें वहाँ सुनने को मिली थी। लेकिन
लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी चल रही है, देश में चुनाव भी चल रहा है। और इन चुनावों के में अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी के लिए ये चुनाव, अब आने वाले जितने भी चुनाव हैं, खासकर 4, 5, 6 राज्यों में चुनाव हैं, अभी 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद फिर दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के बाद फिर बिहार के चुनाव, यानी 6 राज्यों के चुनाव। क्या किसी भी राज्य में आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आसान है वो राज्य, वहाँ बीजेपी जीत ही जाएगी? अगर आप अच्छे से अच्छे समीक्षक हैं, अच्छे पॉलिटिकल समीक्षक हैं, सियासी हालात जानते हैं, तो आप तत्काल कहेंगे कि नहीं, कहीं नहीं लगता। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? विचारणीय है। जरा इसी विचार पर इसी को जरा समझना चाहता हूं धनंजय जी आपके जरिए कि कैसे देखा जाए आने वाले जितने भी चुनाव हैं, अभी तो सिर्फ अगले साल के चुनावों तक ही हम जा रहे हैं, उसके आगे अगर चलें तो फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वहां भी बीजेपी आज की तारीख में दिखाई नहीं देती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 में है, वो का क्या स्थिति होगी अभी 2024 में, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, 3 साल आगे की बात है। लेकिन इन राज्यों में, 6 राज्यों में, जिसमें 2 में ऑलरेडी चुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? से नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया, उसमें साफ साफ हुआ कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया नहीं, और जो किया वो कहा नहीं था। कहा कुछ, किया कुछ, कथनी करनी का अंतर। दूसरा ये कि ये वो नाम लेते रहे कि हम जो है आम आदमी के लिए है, भारतीयों के लिए है, भारत फर्स्ट है, तमाम जो ढोल पीटते रहे, गरीबों के लिए हमने जनधन योजना, हमने जनधन अकाउंट खुलवा दिए, तो उज्ज्वला गैस दे दी, तो ये शौचालय बनवा दिया, क्या क्या नहीं बोला, 5 किलो अनाज दे दिया, वो सब दे दिया। लेकिन सबने देखा कि संपत्ति किसकी बढ़ी, विषमताएं कितनी बढ़ गई समाज में। जो आप पूरे देश में देख लीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो दोनों बेसिक है, हर आदमी के लिए जरूरी है, गरीबों के लिए। आज ही एक वीडियो आपने अगर देखा हो, वायरल बहुत हो रहा है, कि महाराष्ट्र के एक परिवार, एक पत्नी भी एक बच्चे को गोद में ली हुई है जिसकी डेथ हो चुकी है, और उसका जो पति है, दोनों पति पत्नी जो है अपने अपने 2 बच्चे हैं, दोनों को गोद में लेकर के चल रहे हैं, 15 किलोमीटर की यात्रा की, गोद में लेकर के बच्चे को, मृत बच्चे को लेकर के। कितना शर्मनाक है बताइए कि मतलब 75 साल बाद जो है आदिवासी के लिए या दलित के लिए आपके पास एम्बुलेंस नहीं होता है, और कीचड़ सनी सड़क पे वो आदमी जा रहा है अपने बच्चे को, 2 बच्चों को की डेड बॉडी को कंधे पे लेकर के चलना। समझ रहे हैं? शोले का वो सीन याद कीजिए जिसमें वो क्या कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पे बेटे का शव। लेकिन यहाँ किसी को चिंता है? कहीं कोई स्वर दिखाई पड़ रहा है? तो जो मैं बोलूंगा कि ये जो संविधान की बात मैं फिर से दोहराऊं कि जो संविधान की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, तीनों रास्ते वहीं जाते हैं जहां समानता की बात होती है, जहां न्याय की बात होती है, जहां संविधान की बात, जिसके लिए हमने देश को आजाद कराया, जिसके लिए देश ने इतना बलिदान दिया। और उसमें मनुस्मृति अगर लागू होता तो कहां होता देश? जरा समझाइए, समझिए कि अगर संविधान की जगह मनुस्मृति होता, जो कह रहे थे ये सब लोग, जो तिरंगा नहीं चाह रहे थे, जो संविधान नहीं चाह रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम ही देश बना रहे हैं, और संविधान के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। क्या वो गलत बातें फैलाई जा रही है? ये तो सबसे बड़ा सच है। तो महाराष्ट्र हो या बिहार हो, देखिए महाराष्ट्र में इनको था कि हम अपने बूते सरकार बना लेंगे, वो सपना ध्वस्त हो गया, जान लीजिए। अभी कोई उनके पास नेता नहीं है जिसके नाम पे वो चुनाव लड़ सके। मोदी जी का नाम लिया, जिसे कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, कहां से आएंगे, क्या बोलने आएंगे? आरएसएस ने पिछले चुनाव में ही कहा था कि अब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। हमने नहीं कहा, आरएसएस ने कहा था। तो जब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा तो किसके नाम पे मिलेगा? अमित शाह के नाम पे मिलेगा, योगी जी के नाम पे वोट मिलेगा, नितिन गडकरी जी के नाम पे वोट मिलेगा, राजनाथ सिंह के नाम पे वोट मिलेगा, किसके नाम पर वोट मिलेगा? भागवत जी वोट लेके आएंगे। तो जब आप कोई चेहरा ही आपका नहीं है तो कैसे वोट मिलेगा भाई? ना आपके पास चेहरा है, ना आपके पास योजना है, ना आपके पास दृष्टि है। जो अभी रविकांत भाई कह रहे थे कि आपके पास सिर्फ एक हिंदू मुसलमान। अब बतलाइए कितनी, कैसे प्रधानमंत्री ऐसी बात करते थे? प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि देखिए दुनिया में मुसलमान कितना बदल गए, यहाँ देखिए मुसलमान अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बताइए, अरे मुसलमान सत्ता में कहाँ है भाई? सत्ता में आप हो, सरकार कर रही है हिंदू मुसलमान। बिहार में भी यही हुआ है। बिहार में क्यों नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो है इनके साथ खड़े क्यों नहीं है? क्योंकि जाति गणना
और जो सामाजिक न्याय है वे बहुजन समाज को प्रभावित करता है। और मैं बोलूंगा सवर्ण समाज में भी ढेर सारे लोग हैं जो बढ़िया समाज चाहते हैं, बढ़िया देश चाहते हैं। उनको लगता है कि देश में गड़बड़ी हुई। संविधान बनाने में तो अंबेडकर साहब खाली थे नहीं, ढेर सारे लोग थे, सभी समाज के लोग थे उन, और सबने मिलकर के उसको जो है स्वीकृति दी कि ये संविधान हमको चाहिए। ये लोग भले नहीं चाह रहे थे। तो कश्मीर की जो बात करते हैं कि एक ऐसी पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक स्टेटहुड जहां था, जो राज्य का दर्जा था, उसको यूटी बना दिया। होना तो चाहिए था कि यूटी कैसे राज्य बन जाए, क्योंकि लोकतंत्र तो राज्य से बनेगा। आप लोकतंत्र खत्म करना के जो बात कहते हैं लोग कि ये लोकतंत्रवादी नहीं है, इसको तो आपने प्रमाणित कर दिया, तरह तरह से प्रमाणित किया आपने। और अब जो उंगली दिखाएं, चाहे संविधान दिखाएं, चाहे हिंदू राष्ट्र दिखाएं, चाहे मुसलमानों से खतरा दिखाएं, अब लोग समझ गए, लोगों को पता चल गया है कि आप हिंदू के नाम पर अडानी बना रहे हो, अंबानी बना रहे हो, जिस तरह के सड़कें बनाते हो, जिस तरह के मंदिर बनाते हो, वो सब हमारे काम नहीं आएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, राजीव भाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज्यादा दूर किया नरेंद्र मोदी सरकार ने। पूरे 75 साल का इतिहास देख लीजिए। आम आदमी के लिए ये दोनों अब स्वप्न की तरह हो गया है। जैसे वो उज्ज्वला गैस है ना, अब बताइए कि जो उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 1000 रुपया का, 900 रुपया का आदमी नहीं खरीद सकता महीने का, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? कहां पढ़ाई हो रही है बिना पैसे के? कोई जगह बताइए। हर जगह प्राइवेटाइजेशन, हर जगह निजीकरण, अस्पताल में, स्कूल में, सड़क में। अब देखिए सड़क क्या कर दिया, जितनी सड़कें, हम इतनी सड़कें बना रहे हैं। अरे सड़कें बना रहे हो, कितना टैक्स चढ़ गया सड़क पे, देखो जरा जाकर के। आप गाड़ी से निकलते हैं, आप तो जानते हैं गाड़ी वाले को कितना पे करना पड़ता है टैक्स। हर जगह बैरियर लगा हुआ है, चेक नाका लगा हुआ है, यहाँ पैसा दो, यहाँ 200 रुपया दो, यहाँ 100 रुपया दो। जी। आप तो पैसा कहाँ जा रहा है, इतना कलेक्शन हो रहा है? ये सवाल तो उठ रहा है, हर आदमी ये पूछ रहा है कि जो कल एक मिनट में लेता हूं आपसे। कल एक आदमी बोल रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि कई देश हैं जहां पे जो गरीबों से जो टैक्स तो सबसे लिया जाता है, लेकिन गरीबों का टैक्स उनको वापस कर दिया जाता है। बताइए, भारत में भीख मांगने वाला व्यक्ति भी अगर एक कोई सामान खरीदता है तो उसको टैक्स पे करता है, सरकार उसको क्या देती है? ये चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो किसानों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे कोई और हो, वो समझना चाह रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी जब सरकार में आएंगे तो इन चीजों पर ध्यान देंगे कि गरीब का जीवन कैसे आसान हो। गरीब का जीवन मुश्किल कर दिया गया। गरीब छोड़िए, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे शहरों में रहें, ये बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिंता का विषय है। अमलेंदु जी, जरा क्लोजिंग कमेंट आपसे। और आखिर भगदड़ क्यों मची है, इस्तीफों की झड़ी क्यों लगी है बीजेपी में? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, इस्तीफों की झड़ी मुझे लगता है कि पहले से ही ये काम शुरू हो चुका है और वो खुलकर के अब सामने आ रहा है। यानी आग जो थी वो नीचे नीचे सुलग रही थी, अब वो आग जो है वो ज्वाला बन के धधक पड़ी है। बस अंतर इतना आया है। लोग पहले ही समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आना नामुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता समझ रहे हैं। लेकिन जिनको चुनाव लड़ना था राजीव जी, वो फिर भी एक इस आस में शायद टिके हुए थे कि टिकट मिल जाएगा तो चलो, टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़के देख लेते। लड़के देखने में हर्ज क्या है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जो है उसके लिए राजीव जी वो जीत हार एक अलग चीज होती है, लेकिन चुनाव लड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सोचता है कि चलो चुनाव लड़ने को तो मिल रहा है, हारेंगे तो क्या हुआ, अगली बार सीट पे दावा तो बना रहेगा। लेकिन अगर सीट पर दावा भी खत्म हो जाए और पार्टी हार की स्थिति में हो तो वहां रुक करके करना क्या है कि जब आप हमारा इतना भी सम्मान अगर नहीं कर पा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ोगे, तो ये चीजें सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजीव जी अब इस्तीफों की झड़ी लगी है, वो इसीलिए इस्तीफों की झड़ी लगी है कि लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शामियाना जो है टेंट जो है चुका है और नरेंद्र मोदी जो खुद इस शामियाने में नहीं आ रहे हैं, इसको समेटने का काम कर रहे हैं। तो हम काहे कुछ शामियाने को उठा के खड़ा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो भी अब उसका टेंट समेटने पे जुट गए राजीव जी। इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है। हरियाणा में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लोगों का जो जनता का गुस्सा है वो भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जनता का गुस्सा फूटेगा तो हमारे ऊपर क्यों हम टिकट भी ना मिले, चुनाव भी नहीं लड़े और जनता का गुस्सा भी झेले, तो क्यों झेले भाई? जो लड़ रहा उसी को झेलने तो गुस्सा। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं, लेकिन जो इसका केंद्र बिंदु है वो मुझे लगता है यही लग रहा है राजीव जी की अब लोग समझ चुके हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ चुका है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जी, पार्टी को छोड़कर जाना और चुनाव के वक्त कुछ एक तो जाते हैं इधर से उधर आते जाते रहते हैं, लेकिन अब थोक के भाव में अगर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत गड़बड़ी, एक डर भय ये साफ दिखाई देता है। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, धनंजय जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप लोग बने रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं